नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे उस दौर में चलेंगे जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। हम अक्सर इतिहास को तारीखों और घटनाओं की एक बोरिंग लिस्ट मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम उन असाधारण और बेहद युवा विचारकों के वैचारिक आधार को समझेंगे जिन्होंने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। हमारा पूरा फोकस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के 3 सबसे मजबूत स्तंभों पर होगा: भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं है, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनके वो क्रांतिकारी और समाजवादी आदर्श आज भी हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी तरह प्रासंगिक हैं। तो इस पूरी चर्चा को हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रांति की चिंगारी। आखिर वो क्या कारण थे जिन्होंने इन युवाओं को हथियार उठाने पर मजबूर किया। फिर हम HSRA के निर्माताओं को करीब से जानेंगे। उसके बाद उनकी विचारधारा और प्रत्यक्ष कार्यवाही को समझेंगे। फिर महात्मा गांधी के अहिंसा के दर्शन के साथ एक बहुत ही निष्पक्ष वैचारिक तुलना करेंगे। और अंत में उनके ऐतिहासिक मुकदमे और आज के समय में हमारी आधुनिक जिम्मेदारी पर बात करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भाग 1, क्रांति की चिंगारी, कट्टरपंथ के उत्प्रेरक। सबसे पहले उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है जिसने 1920 के दशक के इन युवा राष्ट्रवादियों को उग्रवादी कार्यवाही की तरफ धकेला। जलियांवाला बाग जैसी दर्दनाक घटनाओं ने पहले ही देश में बहुत गुस्सा भर दिया था, लेकिन कुछ खास टर्निंग पॉइंट्स ने इस गुस्से को एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड सशस्त्र क्रांति में बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने पूरे मूवमेंट को गियर अप कर दिया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। इसी शांतिपूर्ण विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज किया और उनकी जान चली गई। इस घटना ने HSRA को अंदर तक हिला दिया और इसका जवाब उन्होंने JP सॉन्डर्स की हत्या करके दिया। फिर आता है 1929 का वो ऐतिहासिक दिन जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंके गए। एक दिलचस्प बात बताऊं, वो बम जानबूझकर कम तीव्रता के बनाए गए थे। उनका मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं, वो बस बहरों को सुनाना चाहते थे और अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे ताकि अदालत को अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का जरिया बना सके। भाग 2, HSRA के निर्माता, अद्वितीय शक्तियों का गठबंधन। अब आते हैं उस टीम पर जिसने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया। हम अक्सर इन तीनों को बस एक ही तरह के विद्रोही युवाओं के सांचे में ढाल देते हैं, लेकिन असल में वो एक दूसरे से काफी अलग थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस चार्ट को देखिए, ये सारे पुराने मिथक तोड़ देता है। ये तीनों कोई अचानक से हथियार उठाने वाले भावुक युवा नहीं थे, बल्कि आज की एक हाई लेवल स्पेशल ऑप्स टीम की तरह काम करते थे। भगत सिंह इस संगठन का दिमाग थे, विचारक, लेखक और दूरदर्शी। महाराष्ट्र के शिवराम राजगुरु टीम की शारीरिक ताकत थे, एक अचूक निशानेबाज जिन्होंने सॉन्डर्स पर पहली सटीक गोली चलाई थी। और सुखदेव थापर, वो पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड, रणनीतिकार थे। उन्हें ही पंजाब में युवाओं को जोड़ा और पूरा नेटवर्क खड़ा किया। तो देखिए, हर किसी की अपनी एक अलग और जरूरी भूमिका थी। भाग 3, विचारधारा और प्रत्यक्ष कार्यवाही, बमों से परे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ बंदूकें ही उनके हथियार नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी और असली ताकत उनके विचार थे। चलिए उनकी उस बौद्धिक गहराई को खंगालते हैं जो उनके हर एक्शन के पीछे काम कर रही थी। अगर आप सोच रहे हैं कि उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ खून खराबा था, तो आप गलत हैं। उनके लिए क्रांति की परिभाषा बहुत गहरी और बौद्धिक थी। उनका उद्देश्य सिर्फ ब्रिटिश शासकों को हटाकर भारतीय शासकों को कुर्सी पर बैठाना नहीं था, वो पूरा का पूरा सिस्टम बदलना चाहते थे। एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो न्याय पर टिका हो, जहां पूंजीवाद खत्म हो और किसी भी वर्ग का शोषण न हो। उनका साफ मानना था कि जब तक गरीब किसानों और मजदूरों का शोषण बंद नहीं होता, तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। अदालत में सुनवाई के दौरान उन्होंने जो कहा, वो उनके विचारों की मैच्योरिटी को दिखाता है। उन्होंने कहा था, आक्रामक रूप से प्रयोग किया गया बल हिंसा है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किसी सही या वैध कारण के लिए हो, तो वो जायज़ है। इस एक स्टेटमेंट में उन्होंने दमन करने वाली हिंसा और अपनी आज़ादी के लिए इस्तेमाल किए गए बल के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त लकीर खींच दी थी। स्क्रीन पर दिख रहे ये पन्ने भगत सिंह की जेल डायरी यानी अ मार्टियर्स नोटबुक के हैं। जरा सोचिए, जेल की उन भयानक और टॉर्चर करने वाली परिस्थितियों में जहां एक आम इंसान पूरी तरह टूट जाता है, वहां वो क्या कर रहे थे? वो कार्ल मार्क्स, लेनिन और पूरी दुनिया के इतिहास का गहरा अध्ययन कर रहे थे।
और आपको ये जानकर शायद सच में हैरानी होगी कि जिस वक्त उन्हें फांसी के फंदे की ओर ले जाया जा रहा था, ठीक उससे कुछ पल पहले तक भी वो लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। ये था उनका पढ़ाई और विचारों के प्रति डेडिकेशन। भाग 4, स्वतंत्रता के 2 मार्ग, एक तुलनात्मक विश्लेषण। अब भारत की आज़ादी के इस पूरे दौर को ठीक से समझने के लिए हमें एचएसआरए के उग्र तरीकों और महात्मा गांधी के अहिंसा के दर्शन को आमने सामने रखकर देखना होगा। मंजिल दोनों की एक थी, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। एक तरफ गांधी जी का रास्ता था, उनका फोकस क्रमिक यानी धीरे धीरे होने वाले नैतिक बदलाव, अहिंसक सविनय अवज्ञा और गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर था। इसके ठीक उलट एचएसआरए का नजरिया था सिस्टमैटिक उथल-पुथल। वे मानते थे कि युवाओं के लीडरशिप में एक तेज और कट्टरपंथी बदलाव आना चाहिए, जो पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ दे और एक वर्गहीन समाजवादी समाज बनाए। और अगर हम अंग्रेजों से निपटने के तरीके की बात करें, तो वहां भी ये वैचारिक अंतर एकदम साफ था। गांधी जी बातचीत और शांतिपूर्ण बदलाव पर यकीन रखते थे। वो भविष्य में सहयोग की गुंजाइश छोड़ते थे, जैसे कि हमने गांधी-इरविन समझौते में देखा। लेकिन एचएसआरए, उनका मानना था कि ये ब्रिटिश ढांचा है ही दमनकारी, इसमें बातचीत का कोई स्कोप ही नहीं है। उनके हिसाब से इस ढांचे को सिर्फ बलपूर्वक और सीधी कार्रवाई से ही हटाया जा सकता था। 2 अलग-अलग रास्ते, लेकिन दोनों ही एक संप्रभु भारत के सपने से प्रेरित थे। भाग 5, मुकदमा और सर्वोच्च बलिदान। अब हम इतिहास के उस पन्ने पर पहुंचते हैं जिसने रातों रात पूरे देश की सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगा दिया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, असेंबली में बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। क्यों? ताकि लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान वो अदालत को एक कानूनी बचाव के मंच के बजाय एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने जेल में रहते हुए लगातार पढ़ा, लिखा और पूरे देश के सामने अपने समाजवादी विचारों को उस अदालत के जरिए रखा। उनका संघर्ष जेल की सलाखों के पीछे भी रुका नहीं। उन्होंने राजनीतिक कैदियों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए एक लंबी भूख हड़ताल की, और ये कोई छोटी-मोटी हड़ताल नहीं थी। ये 116 दिनों तक चली, जिसमें उनके साथी जतिन दास शहीद हो गए। सुखदेव के लीडरशिप में उन्होंने जेल के अंदर से भी अपना मनोबल टूटने नहीं दिया। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931। महज 23 और 24 साल की उम्र में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। भाग 6, आधुनिक कर्तव्य और विरासत, मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। देखिए, इतिहास का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक हम उससे कुछ सीखकर उसे अपने आज से न जोड़ लें। तो आइए उनके उस सर्वोच्च बलिदान को आज की जिम्मेदारियों से कनेक्ट करते हैं। आज हम जिस 2026 की थीम की बात करते हैं, मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी, ये असल में उन्हीं के बलिदानों से सीधा जुड़ती है। आज आधुनिक राष्ट्र निर्माण का मतलब हथियार उठाना नहीं है। आज के समय में इन शहीदों द्वारा दी गई आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमारा कर्तव्य है शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही उनके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सपनों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज की हमारी ये पीढ़ी मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी के इस मंत्र को कैसे आगे बढ़ाएगी? क्या हम सच में अपने रोजमर्रा के जीवन में उस वर्गहीन, न्यायपूर्ण और जागरूक समाज को बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिसका सपना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देखा था? जरा इस पर गहराई से सोचिएगा। इतिहास के इन पन्नों को केवल पढ़ना काफी नहीं है, उस जिम्मेदारी को महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।